हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। आइए शुरू करते हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? तो रिसर्च डिज़ाइन एक फ्रेमवर्क होता है या फिर एक ब्लूप्रिंट होता है जिससे कि जो कि हमें हेल्प करता है अपनी रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करने में। ये जो रिसर्च डिज़ाइन होता है ये आउटलाइन करता है प्रोसीजर्स को, मेथड को, कि हम कौन-कौन से प्रोसीजर चुनेंगे और कौन-कौन से मेथड चुनेंगे हम कलेक्शन और डेटा एनालाइजिंग के लिए। और ये एड्रेस करता है रिसर्च की प्रॉब्लम को और रिसर्च के क्वेश्चन को। तो एक वेल कंस्ट्रक्टेड रिसर्च डिज़ाइन जो होता है, एक बहुत अच्छे से बनाया हुआ रिसर्च डिज़ाइन जो होता है, ये हमें इंश्योर करता है कि जो हमारी स्टडी है या फिर जो हमारी मेथडोलॉजी है, वो जो हमारी स्टडी है या फिर जो हमारी मेथडोलॉजी है वो साउंड है, यानी कि अच्छी है, या फिर जो हमारे रिजल्ट हैं वो वैलिड है, रिलायबल है, भरोसेमंद है और एप्लीकेबल है, आगे भी इन्हें यूज़ किया जा सकता है। अब की एस्पेक्ट देख लेते हैं रिसर्च डिज़ाइन के। तो पहला है इसका पर्पस। तो पर्पस में जो रिसर्च डिज़ाइन है ये हमें प्रोवाइड करता है एक प्लान कि हमारी रिसर्च जो है कैसे कंडक्ट करी जाएगी और रिसर्च को सिस्टमेटिकली कैसे कंडक्ट किया जाए। नेक्स्ट है कंपोनेंट। तो कंपोनेंट जो है हमारे ये इंक्लूड करते हैं डिसीजन। और वो डिसीजन किस बारे में हो सकते हैं? सैम्पलिंग के बारे में भी डिसीजन लिया जा सकता है, डेटा कलेक्शन के मेथड कौन कौन से होने चाहिए, या फिर डेटा एनालिसिस की टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ करी जानी चाहिए। अब इसका नेक्स्ट एस्पेक्ट पढ़ते हैं, वो है फोकस। तो रिसर्च डिज़ाइन का फोकस जो है ये एम करता है कि आंसर करे स्पेसिफिक रिसर्च के क्वेश्चन को। जो रिसर्च क्वेश्चन जो हमने अपनी रिसर्च के लिए लिया है उसको ये आंसर करे स्पेसिफिकली, और ये टेस्ट करे हाइपोथेसिस को कि हाइपोथेसिस एफिशिएंटली है और इफेक्टिवली है या नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो फीचर्स पढ़ लेते हैं गुड रिसर्च डिज़ाइन के। तो गुड रिसर्च डिज़ाइन का पहला फीचर है क्लैरिटी। क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो इसमें क्लियरली डिफाइन होने चाहिए हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव और रिसर्च के क्वेश्चंस, जो कि हमें इंश्योर करती है कि हमारी रिसर्च जो है ये एक फोकस्ड और डिज़ाइन तरीके से चल रही है, जो कि हमने सोचा था अपनी स्टडी के बारे में कि हम अपनी स्टडी को इस तरीके से करेंगे। तो जो क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव है ये इंश्योर करते हैं कि हमारी जो रिसर्च है वो हमारे गोल्स के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी। तो अप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी में सेलेक्ट किए जाते हैं सूटेबल मेथड और टेक्निक्स को जिससे कि हम डेटा कलेक्शन कर सकें और एनालिसिस कर सकें। और एनालिसिस करने के लिए हम क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स्ड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंस है मेथडोलॉजी की कि ये इंश्योर करता है कि जो हमारा रिसर्च का डिज़ाइन है वो इफ़ेक्टिवली एड्रेस कर रहा है रिसर्च के क्वेश्चन को और हाइपोथेसिस को, कि नहीं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं वैलिडिटी। तो रिसर्च का जो डिज़ाइन है ये इंश्योर करता है कि जो हमारे रिजल्ट हैं ये एक्यूरेट है, और ये रिजल्ट जो हैं ये एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो कि हमारा फिनोमिना जिसको हम स्टडी कर रहे थे उसके बारे में। तो ये तो हो गई इंटरनल वैलिडिटी। कि इंटरनल वैलिडिटी में हम ये देखते हैं कि जो हमारा रिसर्च है, इंटरनल वैलिडिटी में हम ये देखते हैं कि जो हमारी रिसर्च है ये एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रही है हमारे डिज़ाइन को या नहीं, और ये इसे इंटरनल वैलिडिटी माना जाता है। और जो हम जनरलाइज्ड अदर कंटेक्स्ट के बारे में हम जब रिसर्च करते हैं तो ये एक्सटर्नल वैलिडिटी मानी जाती है। अब इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। तो वैलिडिटी जो है ये इंश्योर करती है कि हमारी जो फाइंडिंग्स हैं जो हम रिसर्च में निकालेंगे वो क्रेडिबल होती हैं और एप्लीकेबल होती हैं और भी जगह। नेक्स्ट हमारा आता है रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी का सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि रिलायबिलिटी जो है ये स्टेबिलिटी कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी दिखाती है हमारे रिसर्च के रिजल्ट्स में, जो कि डिफरेंट कंटेक्स्ट के बारे में हो सकता है। नेक्स्ट है इसका इम्पोर्टेंस। तो ये रिलायबिलिटी ये इंश्योर करती है कि हमारी जो रिसर्च है वो रिलायबल है, और जो हमारी रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं वो डिपेंडेबल है और रेप्लिकेबल भी है। अब नेक्स्ट हमारा आता है फीजिबिलिटी।
तो फीजिबिलिटी जो होती है ये प्रैक्टिकली और एफिशिएंसी हमें हमारी बताता है रिसर्च डिज़ाइन के बारे में इन टर्म्स ऑफ टाइम रिसोर्सेज एंड कॉस्ट। तो हमारी टाइम रिसोर्सेज एंड कॉस्ट के कंटेक्स्ट में ये हमारी रिसर्च की एफिशिएंसी और प्रैक्टिकलिटी को बताता है। अब ये इंश्योर करता है कि हमारी जो रिसर्च है वो कंडक्ट करी गई है अवेलेबल रिसोर्सेज और कंस्ट्रेंट के विद इन में। नेक्स्ट हमारा आता है एथिकल कंसिडरेशन। तो एथिकल कंसिडरेशन जो है ये एड्रेस करता है एथिकल इश्यूज को जो कि रिलेटेड होते हैं हमारी रिसर्च से, और इसकी वजह से हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट ली जाती है और कॉन्फिडेंटियलिटी रखी जाती है पोटेंशियल रिस्क टू पार्टिसिपेंट्स के बारे में। अब इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं कि ये इंश्योर करता है जो हमारी रिसर्च है ये कंडक्ट करी गई है रेस्पॉन्सिबली हमने अपने रिसर्च को कंडक्ट करा है, और हमने जो भी राइट्स होते हैं उनको रेस्पेक्ट करा है, और जो भी वेलबीइंग है पार्टिसिपेंट्स का उसको देखते हुए हमने ये रिसर्च को कंडक्ट करा है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं यूजेस ऑफ गुड रिसर्च डिजाइन। तो एक रिसर्च जो अच्छी रिसर्च डिजाइन होती है उसके यूजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहला आता है गाइडिंग एज डेटा कलेक्शन। तो ये हमें प्रोवाइड करती है क्लियर प्लान कि डेटा को कैसे गैदर किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, और ये उन मेथड को इंक्लूड करती है, उन टूल्स को इंक्लूड करती है, और ये प्रोसीजर्स को भी इंक्लूड करती है। अब इसका बेनिफिट ये है कि जो ये इंश्योर करती है कि जो डेटा कलेक्शन है ये सिस्टमेटिक तरीके से, फोकस्ड तरीके से और अलाइंड तरीके से किया गया है रिसर्च की ऑब्जेक्टिव्स के साथ। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरिंग डेटा क्वालिटी। तो ये हेल्प करती है कि हम कौन कौन से प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करें जिससे कि हम एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ला सकें अपने डेटा कलेक्शन में। ये इसका बेनिफिट पढ़ लेते हैं। तो ये एनहेंस करती है क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट वर्दीनेस रिसर्च की फाइंडिंग्स के बारे में। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग डेटा एनालिसिस। तो ये जो रिसर्च डिज़ाइन होता है, एक गुड रिसर्च डिज़ाइन जो होता है ये डिफाइन करता है कि डेटा को कैसे प्रोसेस किया जाएगा और कैसे उसे एनालाइज किया जाएगा। ये इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स इंक्लूड होते हैं और क्वालिटेटिव एनालिसिस की टेक्निक्स भी इसमें इंक्लूड होती हैं। इसका बेनिफिट ये है कि ये इंश्योर करता है कि जो डेटा एनालिसिस हुआ है ये ये रिगरसली कंडक्ट किया गया है और जो फाइंडिंग्स हैं वो करेक्टली इंटरप्रेटेड है या नहीं। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग रिसर्च एफिशिएंसी। तो ये ऑप्टिमाइज करता है यूज़ ऑफ टाइम को, कि कम से कम टाइम यूज़ करते हैं, हम कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, और हम बजट को भी ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ करते हैं ताकि हमें एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मिल सके रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। इसका बेनिफिट है कि ये एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है रिसर्च प्रोसेस में। तो जो रिसर्च प्रोसेस की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज हो जाती है जिससे कि हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं इफेक्टिवली। नेक्स्ट आता है इसमें एनहेंसिंग जर्नलाइजेबिलिटी। तो ये इंश्योर करता है कि जो रिसर्च डिज़ाइन है वो हमें अलाउ कर रहा है अपनी रिसर्च की जनरलाइजेबिलिटी और भी पॉपुलेशन और सेटिंग्स के साथ। इसका बेनिफिट ये है कि इससे एप्लीकेबिलिटी बढ़ जाती है रिसर्च की फाइंडिंग्स की, जो कि इमीडिएट स्टडी के कॉन्टेक्स्ट के बियॉन्ड होती है। अब नेक्स्ट इसमें लास्ट टॉपिक आता है कि फैसिलिटेटिंग रेप्लिकेशन। तो इसमें प्रोवाइड करा जाता है एक डिटेल्ड और ट्रांसपेरेंट डिस्क्रिप्शन रिसर्च के प्रोसीजर्स का और मेथड्स का, और इसका बेनिफिट ये है कि ये एनेबल करती है और भी रिसर्चर्स को ताकि वो आपकी स्टडी को रेप्लिकेट कर सकें, अपने रिजल्ट को वेरीफाई कर सकें, और नई नई रिसर्च दूसरी रिसर्च भी आपकी रिसर्च के आधार पे वो बना सकें। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।